तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको दिखता होगा आज का जो टॉपिक है अपना रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ मतलब आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वहाँ पर मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी TYBCom स्टूडेंट के लिए। तो ये उसी में एक एडिशन है, ये नया चैप्टर है। चैप्टर आई थिंक 11th लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो 11th चैप्टर है जो रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड बात करता है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी होता है, कब आपको लेना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, और कब लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस क्या प्रोसीजर्स है इसके अंदर। ये सब चीज़ हम ये टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है हमें, रजिस्ट्रेशन जो है ये पार्ट आता है अपना सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 30 तक कवर करता है ये चीज़, ठीक है। तो थेरी एंड इलस्ट्रेशन में फर्स्ट इंडेक्स में देखेंगे हम कवर क्या करने वाले। फर्स्ट जो है, फर्स्ट पोर्शन वो पार्ट है लाइबिलिटी का। मतलब लाइबिलिटी मतलब रजिस्ट्रेशन के लाइबल हो जाना, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन पर्सन है जो लाइबल होगा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक कवर करेंगे हम। उसके बाद में देखेंगे पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जो पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है वो कौन कौन है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो नॉट लाइबल। उसके बाद आता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टन केसेस। कुछ केसेस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बन जाता है, मतलब वो कौन से केसेस है वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन बाय कैजुअल एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। तो ये NRI के कुछ रिलेटेड है, उनको रजिस्ट्रेशन है या नहीं उसके बारे में कुछ दिया गया है ये चैप्टर में। उसके बाद प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स की रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा तो क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में आता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब मान के चलो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, भले आपको अभी तक कुछ उसका मतलब साइट के तरफ से या फिर गवर्नमेंट के तरफ से आपको सर्टिफिकेट आया हो या नहीं आया हो, फिर भी आपको माना जाएगा कि डीम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद हम अमेंडमेंट के बात करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन में कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, हमें चेंजेस करने हैं, तो वो कैसा किया जाता है वो भी एक बार देखेंगे। उसके बाद कैंसलेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन और सस्पेंशन, कैंसलेशन, ये चीज़ के ऊपर भी हमारा कुछ होगा, एंड रिवोकेशन के ऊपर भी कुछ होगा। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे आगे जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो टॉपिक में है अपना पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन जीएसटी के लिए लायबल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए रिलेटेड, ठीक है। तो पहले क्या दिया है इन्होंने, प्रोविजंस दिए कुछ। रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, प्रोविजंस है कुछ प्रोविजंस है। वो प्रोविजंस क्या है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर, टोटल मिला के 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो 4 पॉइंट्स में आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसके बाद में ये प्रोविजन हम रीड करते हैं तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो ये 4 प्रोविजंस में क्या चीज़ है वो करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन एक बार देख लेंगे। इंट्रोडक्शन एंड प्लस एडवांटेज एंड एडवांटेज यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन करने पर क्या एडवांटेज होगा आपको। अगर जीएसटी में आप फॉल होते हो, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले जो मैंने हाईलाइट किया वो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ के लो तो इजी पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन पर्सन कैन नाइदर कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हिज कस्टमर नॉर क्लेम इनपुट टैक्स रेट पेड बाय हिम। मतलब जब आपने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं जीएसटी में तो आप कभी कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाओगे जीएसटी का। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है आपके पास, तो आप कैसे आप सामने वाले कस्टमर से पैसे कलेक्ट कर पाओगे, राइट। नहीं कर पाओगे। एंड सेकंड, अगर वो तो कलेक्ट नहीं कर पाओगे, एंड प्लस इनपुट टैक्स बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये प्रीवियस चैप्टर्स में आपको पता चल गया होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। मैं एज्यूम करता हूँ आपको पता है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जब हम कोई परचेस करते हैं उस पर कोई टैक्स भरते हैं, वही टैक्स हम आगे जाके जब सेल करते हैं उस पर क्लेम करते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, वो भी हम क्लेम नहीं कर पाएंगे अगर हम कुछ परचेस करके लाते हैं और प्लस वो चीज़ को परचेस टैक्स पे किया हमने, तो उसमें हमको कोई क्लेम मिलेगा नहीं जब आप सेल करोगे। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जब रजिस्ट्रेशन करते तो अपने को क्या मिलता है, GSTIN नंबर मिलता है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो यूनिक नंबर होता है। ठीक है, वो आगे जाके हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे क्या कितने नंबर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज में क्या है, एडवांटेज में बताया गया है कि अगर आप GST रजिस्ट्रेशन करते हो तो क्या बेनिफिट होगा आपको। फर्स्ट क्या है, लीगली रिकॉग्नाइज एज अ सप्लायर। सप्लायर मतलब लीगली रिकॉग्नाइज, आपको रिकॉग्नाइज सप्लायर बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्सेस, जैसे हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया, आप कस्टमर से कलेक्ट कर पाओगे टैक्सेस। ठीक है, उसके बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम भी कर पाओगे आप। अगर एक बार आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आपको रिकॉग्नाइज सप्लायर बोला जाएगा। रिकॉग्नाइज मतलब कोई भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले सोचेगा नहीं, उसको ही पता है ये रजिस्टर्ड पर्सन है गवर्नमेंट के साइट पर, तो ऑब्वियसली ये जेन्युइन सप्लायर है। ठीक है, सेकंड है रिकॉग्नाइज, हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं टैक्सेस। थर्ड क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता रहेगा जब तक आप रजिस्टर्ड रहोगे। एक बार रजिस्ट्रेशन से हट गए तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर बन जाते हो तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, वो भी नेशनल लेवल, पैन बेस्ड है ये। ठीक है, पूरा नेशनल लेवल में आप कहीं पर भी परचेस किया हो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में क्या, एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट बिड्स और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत सारे बिड्स आते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, वो टेंडर पास होता है, टेंडर आते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, GST नंबर अगर रजिस्टर्ड हो तो आप अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, और आपको शायद मिल भी जाए वो चीज़। राइट, गवर्नमेंट के बिड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स और असाइनमेंट में क्या आ सकता है, आपको रजिस्टर्ड पर्सन को एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद रजिस्टर्ड पर्सन अंडर GST कैन गेन ट्रस्ट फ्रॉम द कस्टमर। जो रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो गेन कर पाएगा। तो ये बना एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हमने पहले कवर किया। ये प्रोविजंस है, ये प्रोविजंस क्या है मैं बाद में आपको बताऊंगा। उससे पहले हम क्या देखेंगे, ये प्रोविजंस जो है ओवरव्यू देख लेंगे, इसका ओवरव्यू। ठीक है, तो ये ओवरव्यू कवर करेंगे हम। ओवरव्यू में हम जो भी पढ़ेंगे वो प्रोविजंस ही होंगे। ऊपर जो दिया गया है वो बहुत डिटेल में एक्ट में जैसा लिखा है वो ऊपर प्रोविजंस वैसा दिया है, बट हम इसको शॉर्ट में ओवरव्यू में पढ़ेंगे, फिर बाद में वो प्रोविजंस पढ़ने जाएंगे तो बहुत सिंपल पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो सबसे पहला पर्सन कौन लायबल है फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए कौन पर्सन है जो लायबल होगा GST रजिस्ट्रेशन के लिए। तो फर्स्ट आता है द पर्सन हु एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। ऐसा पर्सन जिसने थ्रेशोल्ड लिमिट क्या किया है, एक्सीड किया है। क्या बोला मैंने, ऐसा पर्सन जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या किया, एक्सीड किया। अभी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, सबसे पहला वो समझना पड़ेगा। कोई तो लिमिट है, जब हम क्रॉस करते हैं ना तो उसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोल रहे हैं। तो वो लिमिट अगर जिस दिन क्रॉस करेंगे तो उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा GST में। ये कौन बोल रहा है, ये GST बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या टर्नओवर को क्या लिमिट है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 20 lakhs एंड एग्रीगेट टर्नओवर 10 lakhs इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरीज। मतलब वो बोलना चाहता है एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका बिजनेस में फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो अच्छे से समझो बात को। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर, सॉरी ये कलर अच्छा नहीं है, ठीक है हाँ, फॉर द फाइनेंशियल ईयर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर जाता है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख से ऊपर जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये लायबल बन जाते हो आप GST में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड सेकंड क्या पॉइंट बोलते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उनके लिए ATO एग्रीगेट टर्नओवर जो है 10 लाख का लिमिट है। अगर 10 लाख से आप ज्यादा करते हो, मोर देन 10 लाख का अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। तो दो चीज सिंपल है, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर हुआ एग्रीगेट टर्नओवर तो आपको करना है। अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट पे बिलोंग करते हो, वहां से सप्लाई करते हो, ठीक है वहां पे सप्लाई करते हो, तो ऐसे केस में आपका क्या करना पड़ेगा,
10 लाख का लिमिट देखना पड़ेगा। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो, इसको डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट है एग्रीगेट टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस करते ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकंड क्या बोलता है, हु आर रजिस्टर्ड अंडर अर्लियर लॉ। समझो आपका बिजनेस आज से नहीं पिछले 10 साल से चल रहा है, तो 10 साल से चल रहा है, आपके पास सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन होगा, आपके पास वैट का रजिस्ट्रेशन होगा, आपका सेंट्रल एक्साइज का रजिस्ट्रेशन होगा, पहले से वो प्रीवियसली जो एक्ट्स थे उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास होगा। तो जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी क्या कहने लगा, भाई आपके पास अगर पिछले टाइम का कोई भी एक्ट का रजिस्ट्रेशन है जो जीएसटी में कन्वर्ट हो चुका है तो आपको जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो कंपलसरी बन जाता है आपके लिए। सिंपल चीज है, मतलब कोई प्रीवियसली अपना सर्विस टैक्स का सेंट्रल एक्साइज का हमने रजिस्ट्रेशन करके रखा है और फिर जीएसटी आया, जीएसटी ने क्या बोल दिया, आपके पास पिछले टाइम का जो है ना सर्विस टैक्स का, तो ये जीएसटी में कन्वर्ट हो गया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये बना फर्स्ट, तो शैल बी लायबल टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। थर्ड क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, कोई भी बिजनेस ट्रांसफर किया गया है सक्सेशन में। अब ये क्या होता है सक्सेशन में ट्रांसफर करना, समझो मेरा बिजनेस है, इन फ्यूचर मैंने बिजनेस बहुत बड़ा कर दिया और उसके बाद में मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, समझो मान के चलो 10 साल के बाद मेरे पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है। अब मेरा क्या है, मैं कोई मेरे बेटे को या मेरे भाई को या किसी को भी ये बिजनेस को ट्रांसफर करना है, या फिर कोई कंपनी ट्रांसफर कर देती है सक्सेशन में, राइट, ट्रांसफर कर देना बिजनेस। तो जैसे ट्रांसफर करेगा तो वो सामने वाला जो होता है ट्रांसफर ही होता है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब जो सामने वाला पर्सन होगा वो जैसा बिजनेस लेता है अपने से, तो उसका भी काम क्या बनता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उसको भी। तो ट्रांसफर इज लायबल टू ट्रांसफर इज लायबल टू रजिस्टर फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस। समझा, क्लियर है, मतलब दो है यहाँ पर, एक ट्रांसफरर होता है और एक ट्रांसफरी होता है। ट्रांसफरर क्या करता है, बिजनेस ट्रांसफर करता है ट्रांसफरी को। अब ट्रांसफरर के पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन होगा, तो ट्रांसफरी के पास ये नया बिजनेस बन जाता है उसके लिए ट्रांसफर करने के बाद, तो उसको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये जीएसटी बोल रहा है, ठीक है। आगे क्या बोलता है, इन केस ऑफ अमलगमेशन डीमर्जर बाय एन ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट, अगर समझो कोई हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर में ये बताया गया कि वोडाफोन एंड आइडिया ये मिल जाने वाले हैं, अमलगमेट होने वाले हैं, तो ये ऑर्डर हाई कोर्ट से आया, तो ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बेसिस पे अमलगमेट होने वाले, तो उनका काम क्या बनता है, ट्रांसफरी। देखो डीमर्जर अमलगमेशन से कोई एक कंपनी बनता है, देखो अमलगमेशन से एक कंपनी बनता है, डीमर्जर से दो अलग अलग कंपनीज बन जाते हैं, ठीक है। जो ए प्लस बी करके जो सी बन जाएगा कंपनी, तो वो कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी बोला जाएगा और उसको क्या बोला जाएगा, लायबल टू रजिस्टर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इश्यूज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गिवन इफेक्ट टू द हाई कोर्ट। जिस दिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा वो डेट में क्या बोल रहा है, देखो, from the date on which the registrar of the company issue incorporation certificates giving the effect to the high court। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, जो रजिस्टर ऑफ कंपनी होता है, उन्होंने आपको एक डेट दे दिया, इनकॉर्पोरेशन डेट, वो डेट से आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिंपल चीज है, एक ही चीज है, कोई भी अमलगमेट हो जाता है या डीमर्जर हो जाता है। डीमर्जर मतलब मैं दो बिजनेस को तोड़ दिए तो दो अलग अलग हो गए, तो जो टूटा हुआ बिजनेस है जो अलग हो चुका है उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि नया कंपनी फॉर्म हुआ है वहां पर, तो वो कंपनी क्या करेगी, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट कब लेगी वो इंपॉर्टेंट है। जिस दिन हाई कोर्ट का डिसीजन आया होगा, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में ये बताया होगा कि जिस दिन हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि आपको अमलगमेट होना है या फिर आपको डीमर्ज होना है, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करेगी, वो ऑर्डर के बेसिस पे आपको एक डेट देगी जिसको बोला जाएगा इनकॉर्पोरेशन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो वही डेट से आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सिंपल है, मतलब हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स कवर किए। फर्स्ट है
फर्स्ट पॉइंट अपना थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर है। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर 20 लाख से ऊपर आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सेकंड थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख के ऊपर आपका एग्रीगेट टर्नओवर होगा तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बट वही केस में जब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आएंगे तो आप पूछोगे क्या ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, हम धीरे धीरे सब पढ़ते जाएंगे इसके बारे में। आगे क्या किया, आगे हमने देखा कि कोई भी पर्सन जो ऑलरेडी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्स थे तो उनको भी जीएसटी लायबल है, उनको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। थर्ड क्या था, कोई भी सक्सेशन में हमने क्या किया है, बिजनेस ट्रांसफर किया है तो वो ट्रांसफर जिस दिन किया है वो डेट से उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी के लिए, ठीक है। और उसके बाद में अमालगमेशन हो गया या डीमर्जर हो गया, किसके, हाई कोर्ट के ऑर्डर से आपको हुआ ये चीज़। अब ऑर्डर जिस दिन मिलेगा वो बेसिस पे रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या करेगी, एक डेट देगी आपको, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो डेट को ही आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बन जाएगा। मेरे हिसाब से ये समझ में आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार प्रोविजन देख लेते हैं उसमें क्या लिखा है, ठीक है। चलो इधर क्या होता है, देखो फर्स्ट पॉइंट एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर है, ठीक है। एवरी सप्लायर, सॉरी हाँ, एवरी सप्लायर शैल बी लायबल टू रजिस्टर अंडर दिस एक्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी अदर देन स्पेशल कैटेगरी। देखो मार्क करो अच्छे से, ये क्या बोलना चाहता है, अदर देन स्पेशल कैटेगरी, मतलब वो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स को हटा दो, उसको छोड़ के जो भी रहेंगे अदर स्टेट्स उनके लिए ये, और नीचे जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए ही है, मतलब दो अलग अलग हो गए। जैसे मैं 10 लाख और 20 लाख का कैटेगरी बनाया था, उन्होंने अलग से दिया है। तो कोई भी सप्लायर, एवरी सप्लायर लायबल होगा स्टेट और यूनियन एक्ट के अंडर तहत रजिस्टर होना जीएसटी में। टैक्सेबल सप्लाई, अगर वो कोई टैक्सेबल सप्लाई करता होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और बोथ इफ एग्रीगेट टर्न ओवर इन द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कितना, 20 लाख। सिंपल है, मतलब कोई भी सप्लायर ये एक्ट में रजिस्टर होना जरूरी बन जाएगा उनको। कब जरूरी बनेगा, जब वो सप्लाई करता है कोई भी टैक्सेबल सेल्स, टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मोर देन 20 होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। बस इतना ही बोल रहा है। सेकंड सेम वैसी है, प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स shall be liable to register in his aggregate turnover financial exceed 10 lakh। पढ़ा हुआ है सर। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या बोल रहा है, ये पॉइंट में बोलता है गवर्नमेंट को अगर लगे ना, वो अपने हिसाब से क्या कर सकती है, वो लिमिट्स को कम ज्यादा कर सकती है। तो ये क्या बोल रहा है, फर्दर द गवर्नमेंट में एट द रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए लिमिट कितना है, 10 लाख का लिमिट है, राइट। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो रिक्वेस्ट के बेसिस पे, रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, जीएसटी के काउंसिल का रिकमेंडेशंस पे, तो एग्रीगेट टर्नओवर को बढ़ा दिया जा सकता है फ्रॉम 10 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। तो 20 लाख तक वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो क्लेम कर सकती है, बट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, और रिक्वेस्ट भी करना पड़ेगा उनको वो चीज, तब जाके वो 10 से 20 का लाख कैपिंग दे सकते हैं। सर ये 10 और 20 लाख ही है क्या सिर्फ, नहीं, एक 40 लाख का भी क्राइटेरिया है जो लेटेस्ट 2019 में अमेंड हुआ था कि 40 लाख भी बेनिफिट मिलेगा, मतलब 40 लाख तक एग्रीगेट टर्न होगा आपका तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है, वो आएगा आगे, हम लोग धीरे धीरे हम कवर करेंगे। फिलहाल तो आपको इतना याद रखना है 10 और 20 लाख का लिमिट है। 40 लाख का लिमिट एक स्पेशल केस है, तो वो समझ के लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो 40 लाख का क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एवरी पर्सन who on the day immediately preceding the appointed day as a registered license under existing law shall be liable to register under, मतलब जो existing law थे पहले उसमें अगर वो रजिस्टर्ड है बंदा तो उसको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बस इतना ही लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय द टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन अंडर दिस एक्ट ट्रांसफर्ड फॉर अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज to another person
और गोइंग कंसर्न द ट्रांसफर और सक्सेसर एज द केस में भी शैल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसा हमने बताया कि कोई भी पर्सन अपना बिजनेस ट्रांसफर करता है ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन, ठीक है, अगर वो बिजनेस गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न मतलब बंद नहीं हो गया बिजनेस, बिजनेस चल ही रहा है, बस ट्रांसफर किया गया, एक ओनरशिप से दूसरे को चला गया, राइट। तो ऐसे केस में वो जो ट्रांसफर ही होगा, सक्सेसर होगा जो आगे चलाने वाला है, उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, हाँ अमालगमेशन वाला, ये अमालगमेशन वाला मैंने अच्छे से समझा दिया, अमालगमेट हो रहा है या डीमर्ज हो रहा है, ऐसे केस में हाई कोर्ट का ऑर्डर्स देख के रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या करेगी, एक डेट देगी आपको, वो डेट का नाम होगा डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो डेट से आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना आपका कंपलसरी बन जाएगा, बस इतना ही लिखना था। अब यहाँ पर क्या होता है, हमने इतने देर से बात किया है एटीओ, एटीओ मतलब एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, जिसको 20 लाख से हम कंपेयर करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर का खुद का एक डेफिनेशन है, वो हम लोग आराम से, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज कवर होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप टोटल करोगे भाई 20 लाख कैसे जाएगा, तो कौन सा सेल्स लू उसके अंदर, कौन सा टर्नओवर लू, जिससे हम एग्रीगेट टर्नओवर को कंपेयर करेंगे 10 लाख 20 लाख 40 लाख जो भी होगा, राइट। तो वो आगे डेफिनेशन आपको मैं बता दूंगा। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, मेन एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन मैं दे दूंगा। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक्सेप्ट चार स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, एक्सेप्ट ये सबको छोड़ के जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, आसम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके जो है आपको टेबल में दिखा दिया जाएगा, वो आप याद कर लेना अच्छे से। ये फिलहाल तो जस्ट थ्योरी है, समझ के लेना अपने को, तो आगे जाके हम सम्स करते वक्त आपको क्लियर याद हो जाएगा सब ये चीज, ठीक है, मैं समझा दूंगा। हाँ अब बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर की। किसका बात करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर की। जब एग्रीगेट टर्नओवर लोगे आप, जब एग्रीगेट टर्नओवर लोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है वो देखना। एग्रीगेट टर्नओवर इज इक्वल टू, देखो एग्रीगेट टर्नओवर इज इक्वल टू, सबसे पहला टैक्सेबल सप्लाई, ये वाला टैक्सेबल सप्लाई, फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई कोई भी होगा वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। उसके बाद एक्सपोर्ट सप्लाई, उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई, उस ये सब मिला के क्या बनेगा, एग्रीगेट टर्नओवर बनेगा। देखिए डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल शॉर्ट में याद रखना कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसा बनता है। जितने भी आपने टैक्सेबल सप्लाई किए, मतलब कोई भी गुड सेल कर रहे हो जिस पर टैक्स लाइबिलिटी बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाई। सेकेंड, जितने भी गुड्स आपने सेल किए वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है गवर्नमेंट ने खुद से बोल दिया है भाई ये गुड्स सेल करने पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई, ठीक है, ये नोटिफिकेशन के बेसिस पे एग्जेम्प्ट किया जाता है। थर्ड बोलता है एक्सपोर्ट, कोई भी गुड्स आप सेल करते हो या सप्लाई करते हो आउटसाइड इंडिया या फिर एसईजेड यूनिट को, आउटसाइड इंडिया तो एक्सपोर्ट बोला जाएगा, बट आप अगर एसईजेड यूनिट को भी सेल करते हो उसको भी एक्सपोर्ट बोला जाता है, तो वो नील रेटेड होता है नॉर्मली, मतलब उस पर टैक्स नहीं कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपोर्ट जो चीज़ है वो भी क्या होगा, आपका एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड किया जाएगा फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर का जो लिमिट अपने को थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करना है उसके लिए। उसके बाद इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब कोई भी सप्लाई जो हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कर रहे हैं, इंटरस्टेट, याद है आईजीएसटी वाला केस, राइट। तो इंटरस्टेट सप्लाई, तो ऐसे करके जब पांचों को आप ऐड करते हो तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर मिलेगा। सर इसके अंदर क्या क्या चीज नहीं कवर होगा वो आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, फिलहाल ये समझ के लेना। अगर याद रखना, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, मेरा फर्स्ट वीडियो से लेके आप, बहुत सारे वीडियोस है, 20-25 वीडियोस है मेरे, वो आप हर वीडियोस देखना, आपको पूरा मतलब हाफ पोर्शन मैंने कवर किया है, पूरा 4 to 5 टॉपिक्स डाल के रखे ऑलरेडी, ये छठा टॉपिक होगा मेरा, ठीक है। तो आपको कोई डाउट्स नहीं आएंगे, मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हर चीज़, थोड़ा टाइम निकाल के आप देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने एक सिंपल चार्ट में बताया है कि रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी कैसे होगा। सबसे पहला
पर्सन लोकेटेड इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, पहले पूछना पड़ेगा भाई तू स्पेशल कैटेगरी स्टेट का है या नहीं। चार, वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो बोलना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है तू, क्वेश्चन होगा तो तुमको आंसर देना हाँ या ना। हाँ वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का है, मतलब वो 4 पर्सन है कोई, तो वो 4 स्टेट में आता है। तो 4 स्टेट में आता है तो अपने को सीधा टर्नओवर का लिमिट 20 से 10 कर देना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर 10 से, इधर साइन अच्छे से देखो, इधर साइन क्या लिखा है, इधर साइन लिखा है लेस देन 10 लाख। अगर 10 लाख से कम होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर 10 लाख से ज्यादा होगा, ज्यादा 10 लाख से होगा, यस, तो ऐसा टाइम पे उसको क्या है, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। देखो पॉइंट अच्छे से पढ़ो, समझो, उन्होंने कंफ्यूज किया है, कंफ्यूज मत होना। एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 10 लाख, हाँ इसका आंसर यस आएगा तो रिक्वायर्ड, इसका आंसर नो आएगा तो नॉट रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है। बस उन लोगों ने उल्टा लिखा है, लेस देन कर दिया है इसको। 10 लाख से कम है तो जरूरत नहीं है, यस 10 लाख से कम है तो नॉट रिक्वायर्ड, और 10 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम है नो लिखा मतलब ज्यादा हो गया, तो ये रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। सेम यहां पर भी है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आप कवर होते हो या नहीं होते हो। अगर नहीं होते हो, होते हो तो ये साइड आ गया, नहीं होते हो तो ये साइड आएगा, मतलब ये अदर स्टेट्स वाला है। तो उनका लिमिट कितना है, 20 लाख का लिमिट है, ठीक है 20 लाख का। हम ऐसा पढ़ेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 20 लाख, यस यस तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नो तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। तो उनका पूरा टेबल उल्टा है, हम जैसा पढ़ रहे थे हमारे दिमाग में जैसा सेट हुआ है वो उसके ऑपोजिट है टोटली। तो आपको नो यस कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, ये जितने प्रोविजंस पढ़े हैं अभी इसको डिटेल में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको एक बार समझ के लेते हैं। मैंने जहाँ जहाँ हाईलाइट किया वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझ के लो तो खुद ब खुद आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या बोलता है, सप्लायर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर, मतलब सप्लायर टू रजिस्टर इन ईच स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई। तो उसके ऊपर कुछ वो बोलना चाहते हैं कि जहां जहां से आप सप्लाई करोगे वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बस इतना ही है। अगर एक बार आपने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस किया, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बना आपका, तो आपको हर जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा स्टेट वाइज। क्या बोला मैंने, हर जगह रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा स्टेट वाइज। मेरा 3 ब्रांचेस है समझो, एक कर्नाटक में है, एक महाराष्ट्र में, एक मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में समझो कुछ 5 लाख का सेल है, महाराष्ट्र में 15 लाख का सेल है, और कर्नाटक में समझो 5 लाख का, टोटल मिला के मेरा 25 लाख का सेल होता है। तो मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर दिया टोटली, राइट, 25 लाख चला गया। एक एक स्टेट का नहीं देखा जाता है, पूरा टोटल ओवरऑल नेशनल लेवल पे देखा जाता है, ठीक है, पैन बेस होता है। तो आपका 25 लाख का लिमिट क्रॉस हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आपका काम बनता है कि आपको मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी और कर्नाटक में भी, सब में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं बोलना कि महाराष्ट्र में क्रॉस किया लिमिट या कर्नाटक में क्रॉस किया तो मैं वहीं पर लूंगा, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखना। हाँ, सप्लायर का डेफिनेशन दिया है यहाँ पर। सप्लायर का डेफिनेशन मेरे हिसाब से मेरे को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको डाउट है तो मेरा फर्स्ट बहुत सारे स्टार्टिंग के 2-4 लेक्चर से वो देख लेना, आपको पूरा डेफिनेशन ही पढ़ाया है मैंने, ठीक है। सप्लायर का क्या डेफिनेशन पढ़ो यहाँ पर मैं। उसके बाद सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट, जैसा अभी डिस्कस किया मैंने, जहाँ पर आप सप्लाई करते हो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी बनता है अगर आप लिमिट से क्रॉस करते हो। तो रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी स्टेट स्पेसिफिक है, देयर इज नो सिंगल सेंट्रल रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी ऐसा कभी नहीं बोलता है कि भाई आप एक रजिस्ट्रेशन लो पूरा ऑल ओवर इंडिया वो रजिस्ट्रेशन चलेगा, नहीं। महाराष्ट्र का अलग, मध्य प्रदेश का अलग, सबका अपना अपना क्या है, स्टेट गवर्नमेंट से ना बांटना है ना जीएसटी को दोनों में, सेंट्रल और स्टेट में। तो हो सकता है सेंट्रल का जरूरी नहीं स्टेट में भी उसका गवर्नमेंट हो, राइट। तो सबका रजिस्ट्रेशन अलग अलग होगा और सब क्या किया जाएगा, ईच। इसलिए सेंटेंस क्या दिया है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच स्टेट, अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा अगर आप सप्लाई करते हो तो।
ऐसा नहीं है कि भाई मैंने समझो मैंने अगर गुजरात से सेल ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन लेके नहीं बैठ सकता। ऐसा जिधर सप्लाई होगा वहाँ पे आपको करना पड़ेगा। बाकी वॉलंटरी आपके ऊपर है, आपको करना है बिंदास करो, कोई रोक नहीं। नेक्स्ट क्या है, सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टैक्सेस। ठीक है, सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टैक्सेस। आप कंफ्यूज मत होना कि आप बोलोगे अभी तो बोल रहे थे हर एक स्टेट स्पेसिफिक है, स्टेट में लेना पड़ेगा। हाँ लेना पड़ेगा। देखो टैक्सेस की बात चल रही है, टैक्सेस हम कलेक्ट क्या करते हैं यहाँ पे, CGST, राइट है, SGST, UTGST, IGST, ये सब चीज़ हमने थ्योरी पढ़ा है ना स्टार्टिंग के सब टॉपिक्स लेक्चर्स में। तो ये जो है ये अलग अलग टैक्सेस है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, एक स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, कुछ कुछ यूनियन टेरिटरी को जाता है, एक सेंट्रल ले लेती है फिर से, राइट। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ अलग अलग टैक्सेस है। तो इसके अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र में एक रजिस्ट्रेशन लेते हो तो ये चारों टैक्स आप कलेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये बोलना चाहता है सिंगल रजिस्ट्रेशन काफ़ी है फॉर ऑल टैक्सेस के लिए। ठीक है, टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि जीएसटी में जो जो चीज़ कवर होती है वो सब चीज़ आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, बाद में क्या बोलता है, सप्लायर टू रजिस्टर व्हेन टर्न और एक्सीड लिमिट ऑफ 10, 20 और 10 लाख। वही चीज़ हम जो अभी डिस्कस करते आ रहे पूरा 20 और 10 लाख का लिमिट। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है समझने वाली, देखो एवरी सप्लायर गुड्स और सर्विस और बोथ इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑपरेशन। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस सप्लायर होगा उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यूनियन टेरिटरी जो भी है, ठीक है, स्टेट एंड यूनियन फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई, जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई करता है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लेना है। एग्रीगेट टर्न और 20 लाख है। ठीक है, और स्पेशल कैटेगरी के स्टेट के लिए 10 लाख है, डिस्कस्ड है पूरा। वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है वो यहाँ पर दिया गया है, देखो ध्यान से देखो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, तो ये एक याद रखना, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आते हैं, जिसका टर्नओवर लिमिट है 10 लाख। ये 10 लाख से 20 लाख कर सकते हैं, बट इनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, GST काउंसिल रिकमेंड करेगी, तब जाकर ही इन लोग अपना लिमिट बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज 10 लाख का लिमिट इनके पास फिलहाल तो अभी है। बाकी इनको छोड़ के जो भी है उनको 20 लाख का या 40 लाख का लिमिट है। 20 लाख का तो हम डिस्कस कर चुके हैं, 40 लाख का कौन सा है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे देखना, स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय एंड जम्मू एंड कश्मीर फॉर द पर्पस नॉट स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो ये 4 को छोड़ के और भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं नॉर्मली, बट उनको कंसिडर नहीं किया गया है स्पेशल कैटेगरी स्टेट में। वो कौन कौन है, एक आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर, इनको भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोला जा सकता था, बट उन्होंने कवर नहीं किया ऐसे, इसलिए इनको भी लिमिट 10 लाख का नहीं, इनको 20 लाख का लिमिट है। ठीक है, आगे वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो वो पॉइंट अच्छे से याद करना, आगे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर। इफ अ पर्सन मेक्स अ सिंगल टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम अ ब्रांच इन एनी ऑफ द 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट, देन थ्रेशोल्ड लिमिट इज रिड्यूस्ड टू 10 लाख थ्रू ही मे हैव अ ब्रांचेस इन ऑल अदर स्टेट्स इन इंडिया। देखो मान के चलो महाराष्ट्र में मैंने सेल किया 15 लाख का, ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट मिजोरम ले लेता हूँ, नहीं मिजोरम ने नागालैंड ले लेता हूँ, नागालैंड में किया 7 लाख का। ठीक है, तो आपका जो लिमिट है अभी आप देखोगे तो कितना होता है, ये 15 और ये 22 हो जाता है। ठीक है, 22 लाख, तो ये 20 लाख का लिमिट तो क्रॉस कर, रजिस्ट्रेशन तो लेना है इनको। ठीक है, तो इफ अ पर्सन मेक अ सिंगल टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम अ ब्रांच इन अ 4 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, थ्रेशोल्ड लिमिट 10 lakh from 20 that he may have branch in all other states in India. If a person makes even a single taxable sale, ठीक है, तो वो बोलना चाहता है कि ये जब 22 लाख होता है तो आपको 20 लाख का लिमिट नहीं देखना है, आपको क्या हो जाएगा डायरेक्टली 10 लाख का लिमिट हो जाएगा। क्यों सर, क्यों, महाराष्ट्र में तो 15 लाख का है,
तो उसको तो अलग, ऐसा कुछ नहीं है। जब अपन एग्रीगेट टर्न ओवर देखते हैं तो अपना एक ही कंडीशन होता है, सब मिला के देखना। तो सब मिला है तो 22 आता है, तो रजिस्ट्रेशन तो लेना है। अगर मान के चलो ये 7 की जगह मैं लिखता हूँ इधर 5 लिखता हूँ, 5 भी नहीं 4 लिखता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाता है, 19 हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे, 20 लाख का लिमिट है, रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट वो सेंटेंस अच्छे से पढ़ोगे ना, वो बोलना चाहता है कि अगर आपका सेल्स, आपका सप्लाई में अगर कोई भी एक सिंगल सप्लाई भी आपने स्पेशल कैटेगरी स्टेट से किया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे नागालैंड लिया, नागालैंड को कितना दिया है, 4 लाख बोला है, मतलब नागालैंड से 4 लाख का सेल है, मतलब स्पेशल कैटेगरी से सप्लाई तो हो रहा है। तो जब ऐसा कोई भी सिचुएशन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 20 लाख का लिमिट नहीं देखना, आपको 10 लाख का लिमिट देखना पड़ेगा। तो यही चीज़ बात कर रहा हूँ, ये इसके ऊपर एक सम है, हम आगे जाके देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहीं पर भी टूट कर आ जाता है तो आपको सीधा 10 लाख का लिमिट देखना है। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं है तो आपको 20 लाख का लिमिट देखना है उसमें, ठीक है, ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर का क्या समझाया, डेफिनेशन समझाया। यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन, इतने देर से हम पूछ रहे थे कि एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है, तो ये बोलना चाहता है कि एग्रीगेट टर्नओवर वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई एंड जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी है ये सब चीज़ें। तो टैक्सेबल सप्लाई, जो आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो वो लेना, उसका सप्लाई लेना, उसके बाद एग्जाम्प्ट का जो किया रहेगा वो भी लेना, एक्सपोर्ट का किया वो भी लेना इंटरस्टेट, और ये ऑल इंडिया बेसिस पे होगा, कंप्यूटेड ऑन द ऑल इंडिया बेसिस, मतलब पूरा इंडिया में आपने जितने भी सेल्स किए, सप्लाई किए, वो सबको टोटल किया जाएगा। टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरस्टेट वाले, ये 4, ठीक है। इसको और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर कवर्स ऑल द सप्लाई इफेक्टेड, तो ये पार्ट में जो है बताना चाहता है क्या इंक्लूड करना और क्या एक्सक्लूड करना है। देखो इंक्लूड एंड एक्सक्लूड, दो चीज़ें, एक इंक्लूड करना एंड एक एक्सक्लूड करना। इंक्लूड में क्या चीज़ होने वाला है वो देखो, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स आउटवर्ड सप्लाई अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आउटवर्ड सप्लाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब क्या, आपने सप्लाई किया, आपने क्या किया, सप्लाई किया, ठीक है। तो सप्लाई में 2 टाइप के सप्लाई हो सकते हैं। देखो सप्लाई करते हो आप, 2 टाइप का सप्लाई हो सकते हैं। एक सप्लाई होगा फॉरवर्ड चार्ज और एक सप्लाई होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी हम जाकर भरने वाले, सप्लायर जाके क्या करता है, गवर्नमेंट को भरता है, और ये इसमें रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट जो होता है, रिसिपिएंट वो क्या करता है, गवर्नमेंट को जीएसटी जाके भरता है। तो बस इतना बोलना चाहता है कि वो फॉरवर्ड चार्ज हो या रिवर्स चार्ज हो, सप्लाई है, सप्लाई आउटवर्ड जिसको बोलते हैं, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जिसको हम सेल करने वाले उसको आउटवर्ड बोलेंगे, तो आउटवर्ड बोलेंगे उसको, आउटवर्ड सप्लाई। तो आउटवर्ड सप्लाई जब करोगे, टैक्सेबल सप्लाई होगा, वो भले फॉरवर्ड चार्ज का हो या रिवर्स चार्ज का हो, भले उस पर टैक्स हम जाके गवर्नमेंट को देते हो या फिर रेसिपिएंट डायरेक्टली जाके देता हो, वो हर सप्लाई आप क्या करोगे, यहाँ पर इंक्लूड करोगे, याद रखना, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्प्ट सप्लाई, एग्जाम्प्ट सप्लाई मतलब कौन से सप्लाई होते हैं जिसका रेट ही नील होगा, मतलब टैरिफ जो रेट होता है टैरिफ एक्ट में, ठीक है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट के सामने रेट ही नील होगा, जीरो होगा, तो उसको एग्जाम्प्ट सप्लाई बोला जाएगा। सेकेंड, जो होली एग्जाम्प्ट है, होली एग्जाम्प्ट मतलब गवर्नमेंट ने उस पर नोटिफिकेशन लेके बोल दिया है भाई ये प्रोडक्ट पे जो कभी टैक्स मत लगाना, ठीक है, तो ये बोलता है होली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। उसके बाद आता है सप्लाई नॉट टैक्सेबल, कौन सा सप्लाई जो टैक्सेबल नहीं होता है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 और शेड्यूल 3, ये हमने ऑलरेडी कवर किया है प्रीवियस वीडियोस में, शेड्यूल 3 क्या होता है और सेक्शन
9 सबसेक्शन 2 क्या होता है, ये वाला मैं सिंपल में बता देता हूँ। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में क्या कहता है कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, फिर ये मोटर स्पिरिट हो गया, ये नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बियन फ्यूल हो गया, ये सब चीज़ जीएसटी के अंडर आते ही नहीं और जीएसटी इस पर टैक्स लगाता ही नहीं। तो ये हो गया नॉन टैक्सेबल, राइट। तो ये एग्जाम सप्लाईज होते हैं इनडायरेक्टली। और उसके बाद में शेड्यूल 3 में हमने देखा होगा, शेड्यूल 3 में हमने कवर किया था ट्रांजैक्शन नॉट टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, जैसे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप में, राइट, एक सर्विस दिया जाता है, उसको सर्विस माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, राइट। सबसे पहले बेसिक था अपना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। उसके बाद जैसे कि फनरल हो गया, राइट, वो टाइम पे भी हम सप्लाई कंसिडर नहीं करते हैं। ये जैसा गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया, एमपी एमएलए, इन लोग का भी क्या करते हैं सर, सप्लाई नहीं माना जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस थे, आप जाके देख सकते हैं, 10-15 केसेस थे, 10 केसेस थे ऑलमोस्ट, जहाँ पर हम सप्लाई ट्रीट नहीं करते थे उसको। शेड्यूल 3 जाके आप कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद एक्सपोर्ट सप्लाई जो जीरो रेटेड होता है, वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट टू आउटसाइड कंट्री एंड एक्सपोर्ट टू एसईजेड यूनिट, तो दो टाइप के सप्लाई, एसईजेड यूनिट को भी सप्लाई करोगे तो भी एक्सपोर्ट माना जाएगा, और जो बाहर की कंपनीज है आउटसाइड इंडिया उनको भी सप्लाई किया तो एक्सपोर्ट माना जाएगा, तो वो भी चीज़ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सप्लाई करना, इसको इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। वो भी क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद में सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन, सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन मतलब एजेंट मान के चलो, अपना प्रिंसिपल एंड एजेंट का बिजनेस होता है, राइट है। मैं क्या करता हूँ, गुड्स सेल करने के लिए मेरा कोई एजेंट अपॉइंट करता हूँ, वहाँ से गुड्स सेल किया जाता है, तो ऑन अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, तो वो भी इस चीज़ समझो, एजेंट ने क्या किया है, आपका गुड्स सेल किया है, तो ऐसे मत बोलना कि वो सप्लाई उसने किया मैंने नहीं किया, तो मैं क्यों इंक्लूड करूँ वो टर्नओवर में, ठीक है। तो आपको वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा टर्नओवर, क्योंकि उसने आपके बिहाफ में क्या किया, सप्लाई किया या सेल किया, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है, एटीओ एक्सक्लूड बोला, एटीओ मतलब एग्रीगेट टर्न ओवर में क्या क्या चीज आप नहीं लोगे। जब टोटल करने जाओगे प्लस माइनस अमाउंट का, तो आपको ये चीज माइनस करना है, ये चीज नहीं लोगे, माइनस करना या फिर इसको नहीं हाथ लगाओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनवर्ड सप्लाई टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इनवर्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज मैं परचेस करता हूँ, क्या बोला, जब कोई मैं चीज परचेस करता हूँ तो उस पर जो टैक्स भरा होता है मैं, राइट, तो वो चीज आप यहाँ पर नहीं लोगे। हमने ऑलरेडी ऊपर सप्लाई ले लिया है आउटवर्ड वाला, तो इनवर्ड वाला वो दूसरा वाला जिसने सेल किया होगा वो लेगा, अपन नहीं लेंगे, ठीक है। तो इनवर्ड सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमने भरा है टैक्स, देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, तो रिवर्स चार्ज, तो ठीक है, एक होता है सेल और दूसरा होता है परचेस, ठीक है, इसको दोनों भी सप्लाई, ठीक है, इसको हम आउटवर्ड बोलेंगे और इसको हम इनवर्ड बोलेंगे। इस पे फॉरवर्ड चार्ज पे भी लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी लगेगा, इसमें फॉरवर्ड चार्ज पे भी लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भी लगेगा। तो ये जो सप्लाई होता है ये भी कंसिडर करना है, ये दोनों भी लेना है अपने को, ये दोनों भी आपको लेना पड़ेगा, ये एग्रीगेट टर्नओवर वगैरह। बट ये जो है इसमें आपने भरा होगा टैक्स, रिसिपिएंट बनोगे ना आप, यहाँ पे परचेस किया आपने, यहाँ पे सप्लायर हो आप, तो रिसिपिएंट जैसा हो गया आप, तो आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपने टैक्स पे किया, बट ये आपको नहीं लेना है, क्लियर बोल रहा हूँ, ये आपको एक्सक्लूड करना है आपकी इसमें से, ठीक है। ठीक है, चलिए जॉब वर्क का कुछ पॉइंट दिया है, जॉब वर्क, ठीक है, जॉब वर्कर ये कौन होता है, ये आपका काम करके देने वाला काम होता है बंदा, मतलब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट पूरी तरीके से आप नहीं बना रहे हो, कुछ पार्ट है
जो आप क्या करते हो, असाइन करते हो, किसी को दे देते हो, तो वो क्या करता है, वो प्रोडक्ट का वो पार्ट बना देता है और आपको दे देता है, और आप वो प्रोडक्ट को लेके फाइनल प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में बेचते हो। तो इसको बीच वाला जो काम होता है वो जॉब वर्कर का होता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जॉब वर्कर का अगर कोई भी चीज आता है तो उसका टर्नओवर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो चीज डिस्कस कर रहा है। तो एक बार पढ़ो, सिंपल है। तो यहाँ पर लिखा है कंसिडर सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल। तो वो जो जॉब वर्कर करेगा वो भी सप्लाई किसका माना जाएगा, प्रिंसिपल का माना जाएगा, और उसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, ये हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो इनवर्ट सप्लाई होता है हमने पढ़ा, इधर ही देखो यहाँ पर पढ़ा, ये वाला। तो ये कंसिडर नहीं होता है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, तो आप एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एग्रीगेट टर्नओवर is used for determining the threshold limit for registration as well as eligibility of composition scheme। तो threshold limit किसके लिए यूज होता है वो बता रहा है, रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं उसको बेस के लिए होता है, उसके बेस के लिए होता है। और सेकंड कंपोजिशन स्कीम, जो हमने ऑलरेडी लेक्चर्स दिए उसमें कवर किया है, कंपोजिशन स्कीम में थ्रेशोल्ड लिमिट देखा जाता है। तो टर्नओवर इन द स्टेट इज यूज लेवी फ्लैट रेट ऑफ टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। तो दो चीज़ का डिफरेंस बताया यहाँ पर, टर्नओवर इन स्टेट किसको बोलते हैं और एग्रीगेट टर्नओवर किस लिए बोलते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर कंपोजिशन स्कीम का थ्रेशोल्ड लिमिट देखने के लिए और प्लस जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लिमिट होता है थ्रेशोल्ड, वो चेक करने के लिए हम एग्रीगेट टर्नओवर का यूज़ करते हैं। और स्टेट टर्नओवर हमेशा कोई स्टेट जो टर्नओवर इन स्टेट जो होता है वो टैक्स रेट कितना लगाया जाए कंपोजिशन स्कीम में, वो डिसाइड करने के लिए नाम होता है टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत होना, मिक्स मत कर देना। नेक्स्ट क्या है, हमने ये कवर कौन सा किया पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट कवर किया। कौन सा किया, फर्स्ट पॉइंट कवर किया, जहां पर था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करते हो तो। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर थे अंडर सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज। ठीक है, ये सब चीज में मैं पहले से था, तो जीएसटी में जीएसटी ऐसा कन्वर्ट हो गया तो मेरे को लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट बोलती है हाँ भाई लेना पड़ेगा, जिस दिन तुम अपॉइंट किया गया, जिस दिन जीएसटी आया, जिस दिन आपके पास प्रीवियस रजिस्ट्रेशन था और जीएसटी जिस दिन आया, अपॉइंटेड डे जिसको बोला जाता है, तो उस दिन से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसका इलस्ट्रेशन भी दिया है, मिस्टर बी अ सर्विस प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग कोचिंग सर्विस 10th क्लास स्टूडेंट इन वाशी। ठीक है, ही इज प्रोवाइडिंग कोचिंग ट्यूशन सिंस 2014-15 से वो कोचिंग ट्यूशन देता था, हैविंग अ एनुअल टर्नओवर ऑफ 15 लाख। ठीक है, ऑन द अपॉइंटेड डेट, ठीक है, मिस्टर बी रजिस्टर वॉज सर्विस, देखो इंपॉर्टेंट चीज ये, मिस्टर बी वॉज रजिस्टर्ड अंडर सर्विस टैक्स। तो मिस्टर बी ऑलरेडी सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड था, तो अब जीएसटी में आया, वो किस में आया, वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। जिस दिन जीएसटी में कन्वर्ट हुआ उस दिन से मिस्टर बी इज लायबल टू रजिस्टर अंडर विद इफेक्ट फ्रॉम 22/6/2000। ये अपॉइंटमेंट डेट है, तो जिस दिन अपॉइंटेड डेट होगा, अपॉइंटेड डेट, उस दिन से उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस और सक्सेशन। ये थर्ड पॉइंट था अपना, जिस बिजनेस को ट्रांसफर किया जाता है, जो ट्रांसफरर ट्रांसफरी को ट्रांसफर करेगा बिजनेस, या फिर सक्सेशन में ट्रांसफर होगा, मतलब बोलते हैं ना पूर्वजों से अपने को मिला है, वैसा वाला पार्ट बिजनेस। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो वही बोल रहे इज टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। देखो डेज याद करो, अपॉइंटेड डेज, फर्स्ट क्या है अपॉइंटेड डे, सेकंड क्या है ट्रांसफर और सक्सेशन, उसका डेट, वो डेट याद रखो, क्योंकि एमसीक्यू आता है तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये 4 डेट दिया जाएगा, आपको एक डेट चॉइस करना है। Thus the transfer has to obtain registration, fresh registration उसको लेना पड़ेगा, ओल्ड रजिस्ट्रेशन पे काम नहीं चलेगा उसका। तो एक एग्जांपल दिया है, मिस्टर ए इन जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है वो, ही ट्रांसफर इज बिजनेस इन गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस बंद नहीं हुआ, चल रहा है बिजनेस, बस किसी और को दे दिया हमने। ठीक है, एसेट सब मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सब ट्रांसफर कर दिया अलॉन्ग विथ हिज लाइबिलिटी टू मिस्टर बी हु इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। मिस्टर बी कौन है, अनरजिस्टर्ड। देखो रजिस्टर से अनरजिस्टर को जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं बोलेगा भाई मैं रजिस्ट्रेशन क्यों लूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो ऐसे केस में बी इज लायबल टू रजिस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर वेदर और नॉट इज टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ या नहीं वो नहीं देखा जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्योंकि वो बिजनेस को क्या कर रहा है, उठा रहा है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, मिस्टर सी इज अ जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन, ही डाइड ड्यू टू सडन हार्ट अटैक। ठीक है, मिस्टर सी सक्सेशन वाला पॉइंट आया। His only son D succeed his business. Mr. D is liable to register with the effect from the date of succession without considering the threshold limit. तो ये लोगों को कोई थ्रेशोल्ड लिमिट देखने की जरूरत नहीं, 10 लाख 12 लाख 20 लाख जो भी है, उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो प्रीवियसली बंदा था और रजिस्टर तो तुमको भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑन अमालगमेशन और डीमर्जर, इसके बारे में मैंने बात किया, ये पढ़ो अच्छे से, लाइन 10 बार बोला मैंने, बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो कौन सा पर्सन तो चलो ये वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। जो पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन ये हम लोग अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए बाय।